बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हमारे यहाँ एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में एक से बड़े एक माफिया हैं। ये चुनाव सबसे अलग है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, आपका फेवरेट न्यूज शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर सीट से अपना पर्चा भर दिया। वहां से 73 किलोमीटर दूर पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी फाजिल नगर सीट के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर आज नामांकन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले तक योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और इस वक्त खुद स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा, शिरकत करूंगा। पहले आपका परिचय के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। 68 साल के स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में सेंथवार मौर्य समाज के दिग्गज नेता माने जाते हैं। जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी का यूपी में कोई खास आधार नहीं था, उस दौरान वो काशीराम के जमाने में पार्टी के साथ जुड़े थे। बाद में मायावती के बेहद करीबी हो गए। मायावती सरकार में मंत्री रहे, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष तक बने और 2012 में जब बीएसपी हार गई तो यूपी विधानसभा में मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लेकिन पब्लिक मिजाज को भांप लेने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 चुनाव से पहले कमल निशान थाम लिया। वो बीजेपी में चले गए, चुनाव जीते और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बने। अहम मंत्रालय मिला श्रम मंत्रालय जैसा। इनका कद इतना बड़ा था कि वंशवाद का विरोध करने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बदायूं से इनकी बेटी को टिकट दिया सांसद का और वो भी सांसद बन गई। बेटी आज भी बीजेपी में है, लेकिन पिता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बीजेपी को अब हराने की हुंकार भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरे बन चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करें उससे पहले कुछ सवाल जो पूर्वांचल की लड़ाई को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि इस बार बीजेपी की सीटें 300 पार आएंगी जैसा उसका दावा है, या टक्कर दमदार होने वाली है, क्योंकि बड़े नेता बीजेपी खेमे को छोड़कर सपा में आए हैं। क्या गोरखपुर से लड़कर सीएम योगी पूर्वांचल का अपना किला बचा लेंगे? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक तमाम ओबीसी सहयोगियों का छोड़कर जाना बीजेपी को इस चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है? इन सवालों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करेंगे एक बार फिर। और पहला सवाल मेरा उन्हीं से, आज नामांकन भरा आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आज जाहिर तौर पर आपका शुभ दिन होगा, आपने पूछ पाछ के आज के दिन नामांकन किया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने अपनी पुरानी सीट क्यों छोड़ी पडरौना, क्यों फाजिल नगर गए? देखिए, पडरौना में जनता का हमें अपार स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला। वहाँ की जनता ने तीन बार मुझे विधायक बनाया और साथ ही साथ पडरौना में मैंने वो विकास जो आज़ादी के लंबे अरसे तक नहीं मिला था वो सब दिया। हमारा उनका आज भी रिश्ता घर का है, परिवार का है, अपनत्व का है। लेकिन पिछले 8-10 महीने से फाजिल नगर के कार्यकर्ता जब भी लखनऊ जाते थे बड़ी पैमाने पर, वो मांग करते थे कि आप पडरौना में लंबी राजनीति कर चुके हैं, एक बार हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में आएँ,
फाजिल नगर विधानसभा बहुत विकास से अछूता है और बिहार की सीमा से लगा हुआ है, तो हम उन लोगों के अनुरोध को देखते हुए इस बार फाजिल नगर जाने का निर्णय लिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का भी इशारा कुछ इसी ओर था कि 7 सीट जीतनी है, इसलिए उन्होंने समीकरण के लिहाज से मुझे फाजिल नगर भेजने का काम किया और जिसके तहत आज मैंने फाजिल नगर विधानसभा से पर्चा भी दाखिल किया। लेकिन एक बात बताइए, आपके जो विरोधी हैं, खासकर बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि आपके धुर विरोधी आरपीएन सिंह अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, उनके पडरौना से लड़ने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आप मारे डर के आपने पडरौना छोड़ा और फाजिल नगर गए। देखिए सुमित जी, डरने वाला कभी राजनीति नहीं करता, एक चीज। दूसरी चीज, मैं विपरीत परिस्थितियों में जीतने का आदी हूं। मैं जहां गया हूं, समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीट है, जो छोड़ा हूं मैं अपनी जीती हुई सीट छोड़ा हूं और 3 बार की जीती सीट छोड़ा हूं। और साथ ही साथ पडरौना में आरपीएन जी अपना पूरा अस्तित्व राजनीतिक खो चुके हैं। उनको राजा साहब, राजमहल और दरबार के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। यहाँ तक कि जब वो विधायक होते थे तो राजा के नाम पर, राजमहल के नाम पर होते थे। जब से मैं आया, जनता यहाँ की जान गई कि प्रतिनिधि क्या होता है। मैं जब घर घर लोगों के पहुँचना शुरू किया, पूरी विधानसभा को एक एक घर मैंने घूमा, सबके सुख दुख में शरीक हुआ, यहाँ तक कि शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना शुरू किया, तो लोगों ने सोचा कि प्रतिनिधि इस तरह से होता है, जो जमीन पे काम करने वाला नेता होता है वो सबका होता है, और राजा साहब कुछ चंद लोगों के होते हैं। और यहाँ तक कि पडरौना के लोगों को आप ये कह रहे हैं राज दरबार में बिना अनुमति के घुसने की भी प्रवेश कि आरपीएन सिंह अगर फाजिल नगर में आपसे आकर लड़ेंगे तो भी आप जीत जाएंगे, अगर वो आमना सामना वहां करते हैं आके? हम फाजिल नगर, जी सुमित जी, मैं फाजिल नगर तो जीतूंगा ही जीतूंगा। आरपीएन सिंह तो बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ा सा नेता अभी आ जाए तो मैं वहां भी जीतूंगा, एक चीज। दूसरी चीज, आरपीएन सिंह ने आपको चुनाव हराया था, स्वामी की माँ जी को मैंने हराया। आरपीएन जी की माँ को मैंने जमानत जब्त कराई थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा चेहरा लाया, उसको भी हराया। तीसरा चेहरा लाया, उसको 53,000 वोटों से हराया। तो इसलिए आरपीएन सिंह कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ते। पर आरपीएन सिंह ने आपको भी हराया है चुनाव। होगी जब आरपीएन सिंह सांसद का चुनाव लड़े हैं, जीते हैं स्वामी जी, तो आपको हरा के जीते हैं। ये भी तो सच्चाई है ना, ये भी तो इतिहास है, ये आप क्यों छुपा रहे हैं? अरे ये आप सुमित जी, अरे सुमित जी, आप ये भी तो जानते हैं, मैं तो केवल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उस समय पहली बार आया था, अन्यथा साल में 1-2 बार राजनीतिक दौरे होते थे। लेकिन चुनावी कर्मभूमि मैंने बनाया पार्लियामेंट चुनाव के ठीक 15 दिन पहले, और 15 दिन पहले में भी आरपीएन सिंह कैसे जीते हैं। अगर कभी विजय दुबे जी अकेले मिलेंगे तो उनसे आप पूछिएगा। ठीक है, विजय दुबे को हराने के लिए मठ से संदेश आया, ठीक है स्वामी जी, आप लोग विजय के साथ मत दो, नहीं तो स्वामी साथ मौर्य जीत जाएगा। स्वामी जी, अगर 15 दिन पहले आप पहुंचे अचानक पडरौना और पडरौना लोकसभा हार गए, तो 15 दिन पहले तो आप कहा, एक 15-20 दिन पहले ही तो आप फाजिल नगर पहुंचे हैं। इसकी क्या गारंटी कि आप फाजिल नगर जीतेंगे, जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं? अरे सुमित जी, मैं आप कुशीनगर मेरी कर्मभूमि हो गई है। उस समय कुशीनगर मुझसे दूर था, अब मेरी पूरा कुशीनगर कर्मभूमि है, इसलिए अब पडरौना फाजिल में कोई अंतर नहीं है। पडरौना से लगा हुआ फाजिल नगर पूरी सीमा जुड़ी हुई है। आज मैं पडरौना विधानसभा से होकर ही फाजिल नगर विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ। दोनों एक ही आबो हवा के हैं, दोनों की एक ही परिस्थितियां हैं, दोनों जगह हमारी घर घर पैठ है। और साथ ही साथ जब आप आरपीएन सिंह की बात कर रहे हैं, 3 बार का विधायक सांसद में जीता भले हो, लेकिन उस समय भी पडरौना में हारा था। वो 10,000 से उस समय भी हारे थे, यानी अगर 4 बार से लगातार वो पडरौना में हार चुके हैं। और हम कह रहे हैं, हम भले फाजिल नगर गए हों, लेकिन इस जनपद की 7 विधानसभा सीट हम समाजवादी पार्टी की झोली में देंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। 7 सीटें प्रदेश में, 7 सीटें जीतने का आप वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये न्यूज क्लिप जो है
ये हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि 10 मार्च को आपसे बात भी करनी होगी कि आपका वादा कितना खरा उतरा। लेकिन एक चीज बताइए मुझे स्वामी जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल रखिएगा। आप अपने बेटे उत्कर्ष के लिए भी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। जब आप वहां से निकले, ये कहा गया कि आपने उत्कर्ष के लिए टिकट मांगा। अभी आप समाजवादी पार्टी में आए, यहाँ भी टिकट की डील जानकारी हुई होगी, तो यहाँ भी नहीं मिला उत्कर्ष को टिकट। तो आप पहले सुमित जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं आप। ये तो उन्हीं का आरोप है, ये उन्हीं का आरोप है। आप श्री अखिलेश यादव जी से कभी मिलिएगा, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिलिएगा, उनसे पूछिएगा क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटे के लिए टिकट मांगा, आपको उत्तर सही मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी तो खिसियानी बिल्ली खम्बन है। हमारे इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पे आ गई है, और बैकफुट पे आ गई है। आपने कहा समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खम्बन हो, मैंने ठीक सुना? आपने कहा समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खम्बन हो, मैंने ठीक सुना? भारतीय जनता पार्टी खिसियानी आरोप समाजवादी पार्टी नहीं लगा रही, आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खम्बन हो, आज उसकी खिसकती हुई जमीन और घटता हुआ जनाधार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट का माहौल, बड़े बड़े नेता दिल्ली से आके घर घर पर्चा बांट रहे हैं आपके बारे में, और साथ ही साथ ये लोग तो राष्ट्रद्रोही हैं। हाँ, ये तो पूरे समाज और राष्ट्र को बांटना चाहते हैं। आज आप इनको राजद्रोही बोल रहे हैं। 5 साल तक आप सत्ता में बैठे थे, इनके साथ सत्ता के साथ रहते, आपने कभी नहीं कहा राजद्रोही इनको। अरे 5 साल आपने मलाई काटी। सुमित जी, मैं बता रहा हूं सुमित जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। अगर आप जानते हैं कि मैं 22 साल तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में रहा हूं, और 5 साल अगर इनके साथ नहीं रहता, ये कैसे मालूम होता कि ये दलितों और पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठा रहे हैं। साथ ही साथ बिना विज्ञापन निकाले, बिना जगह निकाले, ये एक लाइन का प्रस्ताव लाकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, इसे सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। इसी के साथ ही साथ पीजीआई जैसे संस्थान में 54 लोगों को एक तरफा अपने चहेतों को भर रहे हैं, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी 5 दिन पहले आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, हमें क्षत्रिय जात में पैदा होने का गर्व है। एक गोरखनाथ पीठ का मठाधीश बोल रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, जबकि योगी, साधु, संत, सन्यासी कोई जात नहीं होती, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की भी कोई जात नहीं होती। मुख्यमंत्री भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता का होता है, लेकिन एक साधु, सन्यासी, संत, योगी बोल रहा है मैं क्षत्रिय जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे उसका बहुत गर्व है। स्वाभाविक रूप से ये जात बात की हद है, जो इतना अहंकार में रहेगा और क्षत्रिय जात में पैदा होने का स्वामी जी, आप चलिए, आप मुख्यमंत्री की आलोचना करना चाहते हैं, करिए कि वो क्षत्रियवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी तो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने संघ में अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा कि नहीं मांगा भाजपा में? वो बदायूं से सांसद बनी कि नहीं बनी? मैंने कभी जात पर बात ही नहीं किया, पर परिवारवाद का तो किया ना। दलितों के साथ आरक्षण खत्म कर रहे हैं, दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, भारतीय संविधान को चाट रहे हैं, आरक्षण को अजगर की तरह निगल रहे हैं। ये नहीं दिखाई पड़ता? अच्छा सुनिए, आपका चश्मा लगता है बीजेपी के रंग वाला है। आपको मैं दलित सांसद की बाइट सुनवाता हूं बीजेपी के, क्या कह रहे हैं आपके बारे में कमलेश पासवान साहब, सुनिए। मैं तो उनके ऊपर सीधे ये आरोप लगाऊंगा कि वो बीजेपी को ब्लैकमेल करके कुछ टिकट चाह रहे थे अपने परिवार में, शायद बात नहीं बन पाए इसलिए वो दूसरे पार्टी में चले गए। सुना आपने कमलेश को, आपके साथी सांसद हैं, आपके इलाके से आते हैं। अरे ये गोरखपुर के कोई होंगे जिसका मैंने नाम सुना, जानता नहीं। सांसद है 3 बार के लोकसभा सांसद। क्या बात करता हूं, पासवान जी प्रेस रिपोर्टर नहीं है, पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, पासवान प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, पासवान जी योगी नहीं है। इसलिए जो निर्णय योगी जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में होता है, उसमें पासवान जी कहां जाते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आपके संबंध केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ कैसे हैं? देखिए, संबंध हमारे सबसे अच्छे हैं, मुख्यमंत्री से भी अच्छे हैं, डिप्टी सीएम से भी अच्छे हैं, सारे मंत्री से अच्छे हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन जो इन्होंने आज सारी मर्यादा को तोड़कर
संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, दलित विरोधी काम कर रहे हैं, पिछड़ा विरोधी काम कर रहे हैं, किसान विरोधी काम कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान विरोधी काम कर रहे हैं। यहाँ स्वामी जी आपके आरोप हो सकते हैं। आज बीजेपी के पास सबसे बड़े दलित, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं, विधायक हैं देश भर में। ये आप कैसे कह सकते हैं कि दलित विरोधी पार्टी है? ये आप क्यों कह सकते हैं? इन्होंने आपको टिकट दिया, आपकी बेटी को टिकट दिया, बहुतों को दिया, बहुतों को सांसद बनाया, विधायक बनाया। अरे सुमित जी मैं भी वही था। ये जो गलत मुगालते में हम लोग गए थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा बड़ा नेता सार्वजनिक मंचों से कहा था लोग हमको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदला तो चरित्र भी बदल गया होगा, लेकिन 5 साल में मैंने देखा चेहरा भले बदल दिए हों लेकिन इनका चरित्र आज भी बहुत घटिया सोच का है। तो और साथ ही आपको जो बात समझ में आई स्वामी जी, वो आपकी बेटी और माननीय सांसद संघमित्रा जी को समझ में नहीं आ रही है। संघमित्रा मौर्य जी को समझ में नहीं आ रही है स्वामी जी कि बीजेपी अगर दलित विरोधी पार्टी है स्वामी जी, तो आपकी बेटी वहां क्या कर रही है संघमित्रा मौर्य? देखिए वो बदायूं की सांसद है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। अरे आप अपनी बेटिया को नहीं समझूंगा, अगर अपना राजनीतिक निर्णय फैसला अपना होता है। स्वामी जी राजनीतिक बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने बड़ा इल्जाम लगाया कि वो दलित विरोधी पार्टी है, दलितों का अपमान करती है, वंचितों का अपमान करती है। आपकी बिटिया वहां है, आज मंच शेयर किया, आज मंच शेयर किया अमित शाह जी के साथ आपकी बिटिया ने। वो उनको आप समझाएंगे नहीं कि छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए? कल किया था मंच शेयर, एक साथ एक मंच पे थे कल। नहीं सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं, मंत्री मैं था, मैंने देखा और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ने का और मंत्री परिषद से बदलने का निर्णय लिया। एक चीज। दूसरी चीज, दलित विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने दलितों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया। पिछड़ा विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठा दिया। इनको दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि बिना जगह निकाले, आपकी बेटी नहीं मान रही है, आपकी बात आपकी माननीय सांसद बेटी ही नहीं मान रही है, तो दलित समाज कैसे मानेगा आपकी बात? मुझे समझाइए ना इस बात को। हमारे आरोपों का खंडन आज तक न मुख्यमंत्री कर पाए, न सरकार कोई मंत्री कर पाया, न केंद्रीय मंत्री कर पाया। इसलिए आरोपों का जवाब दो। आरोप को घुमाने के लिए और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सवाल आप कुछ भी करें, लेकिन हम आएंगे वहीं जहां से हम जले बुने हैं। जिस तरीके से करोड़ों दलितों और पिछड़ों के हक को मारा है, जिस तरीके से आरक्षण को अजगर की तरह निकला है, जिस तरीके से संविधान को ये खत्म करने की कोशिश की है, इन्हीं आरोपों का जवाब सालों साल लाठियां खाया है। स्वामी जी आपके इन्हीं आरोपों का जवाब, किसानों की फसल को आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैंने कल ही मेरे इसी कार्यक्रम में आपके पुराने साथी केशव प्रसाद मौर्य जी थे, जो बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं, उन्होंने क्या कहा आपके बारे में सुनिए। आपके बारे में सवाल पूछा मैंने उनसे, क्या कहा केशव बाबू ने, सुनिए। इनके जाने से भाजपा की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम 73 सांसद जीत करके आए थे और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होता तो हम 350 विधानसभा सीटें जीतते। तब ये सब हमारे साथ नहीं थे। मैंने कहा जो भाजपा के साथ आता है वो बड़ा हो जाता है, जो भाजपा छोड़ करके जाता है वो छोटा हो जाता है। सुना आपने, जो भाजपा के साथ आता है वो बड़ा होता है, जो छोड़ के जाता है वो छोटा हो जाता है। मैंने आपके वजूद पे सवाल खड़े कर रहे हैं, सियासी वजूद। अरे ये बड़बोलापन, आप इनके बड़बोलेपन को महत्व दे रहे हैं। 14 के बाद इनकी हैसियत 42 विधायक की थी। बहुजन समाज पार्टी के आज जो छोड़ के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में 250 विधायक हैं जो बसपा बेस के हैं, और उन्हीं लोगों के चलते जो हम लोग छोड़ के आए हैं, लाखों करोड़ों का जंडार आया है। उसी के नाते भाजपा पहाड़ जैसी पार्टी हो गई, 14 साल का वनवास खत्म हुआ, पूर्ण प्रचंड की बहुमत की सरकार आई, और अब मैंने छोड़ा है भाजपा। 10 मार्च को आप फिर इसको नोट कर लें और हमसे सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। 10 मार्च का बीजेपी का चुनौती स्वीकारता हूं, होने जा रहा है। मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं, लेकिन वो सब कुछ नतीजों पे डिपेंड करेगा, और नतीजों के बाद आपकी उपलब्धता पर डिपेंड करेगा कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे 10 मार्च को। लेकिन अगर आप जीते तो आपको बहुत बधाई, लेकिन अगर आप नहीं जीते, जो आपने कहा है जो पूरा नहीं हुआ, तो भी आपको डिबेट में आना पड़ेगा, कार्यक्रम में बैठना पड़ेगा। एक और बात,
जो कही केशव बाबू ने, वो ये कहा हम कि सरकार आप- बना के आएंगे और बैठेंगे भी। कि समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई है, समाप्तवादी हो गई है। सुनते हैं क्या कहा केशव मौर्य जी ने आपके बारे में, आपकी नई पार्टी के बारे में। चला गया और नहीं आना चाहता है, बैठकर बात नहीं करना चाहता, चला गया, वो चैप्टर क्लोज। अब तो हम नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिलाने जा रहे हैं, फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और 10 मार्च के बाद जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी तो अब ये पछताएंगे कि हमने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा। आप जिसको कह रहे हैं 10 मार्च को आप सरकार बनाएंगे, आपके विरोधी उसी कम्युनिटी के नेता ओबीसी चेहरे केशव बाबू ये कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, कि आप तो समाप्तवादी पार्टी में चले गए हैं, पार्टी समाप्त हो जाएगी। अरे पुनर्मूषको भव, भारतीय जनता पार्टी 17 के पहले जो 42 विधायक की हैसियत थी, फिर से 50 के नीचे इनका आंकड़ा जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार बनाने तो बहुत दूर, जनता ऐसा सुपड़ा साफ करेगी, ऐसा सुपड़ा साफ करेगी, इनका बड़बोलापन अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने अब ये कोई कह रहा है कि बड़बोलापन किसका है, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, जब तक आपका परिवार आपकी ही बातों से कन्विंस नहीं होगा तो आपका समाज कैसे कन्विंस होगा? आपकी बिटिया कन्विंस नहीं है, समाज को कैसे कन्विंस कर मैं लेंगे? 42 साल की आपने संघमित्रा जी से बात की कि नहीं की? उनको मनाया कि नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया, समझाया कि नहीं समझाया? सुमित जी, पहले सुमित जी आप जान ले पहले जी, जो पूरे प्रदेश की राजनीति करता है उसके लिए बेटी बेटा माने नहीं रखता, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे पास लाखों नौजवानों का हुजूम है, इसलिए ये सीमित सोच के लोग, छोटी सोच के लोग छोटी बात करते हैं। जिसकी सोच बड़ी होती है वो बड़ी बात करता है, बड़ा काम करता है, और साथ ही साथ वो घर और परिवार की राजनीति नहीं करता, पूरे प्रदेश की राजनीति करता है। तो आपने कहा कि आप बेटे बेटिया से बड़ा समाज के बारे में सोचते हैं, तो क्या अपनी बेटिया के साथ संबंध समाप्त कर दिए हैं आपने, पारिवारिक तौर पर, सियासी तौर पर? बड़ी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे राष्ट्रीय टीवी पर। अच्छा, अभी कभी मैं पूछ रहा हूं, कभी विजय राजे सिंधिया कहीं थी और माधवराव सिंधिया कहीं थे, परिवार समाप्त हो गया? नहीं, कहीं नहीं हुआ। आज परिस्थितियां क्या हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों ऐसे नेता हैं, जब बाप कहीं, बेटा कहीं, बेटी कहीं, दर्जनों नेता ऐसे। तो इसका मतलब, और साथ ही साथ इसका मतलब आप दोनों अपने अपने फायदे के साथ हैं। आप दोनों, आपको फायदा समाजवादी में दिखा, आप यहां आ गए, बिटिया को फायदा वहां दिख रहा है, वो वहां रुकी हुई है। सुमित जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए अपना निर्णय अपना होता है। आप लोग भी कभी कभी चैनल बदलते हैं, कभी किसी चैनल में हेड हो जाते हैं, कभी किसी चैनल में हेड हो जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, कभी कभी जो आपके चैनल ओनर है, हम चुनाव नहीं लड़ते, तो छोड़ना पड़ता है। हम चुनाव नहीं लड़ते, हम जाके वोट नहीं मांगते हैं, नहीं, हम वादे नहीं करते हैं, हम अपनी विचारधाराओं को नहीं बदलते। फिर भी हम पब्लिक लाइफ में नहीं है आपकी तरह। नहीं, लेकिन यहाँ लाभ की सुमित जी, लाभ की राजनीति की ही नहीं जाती, राजनीति की जाती है नीति और विचारों की। हाँ। जब विचारों की टकराहट होगी, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का विद्रोह भी होगा, और साथ ही ये विचारों की टकराहट थी या स्वाभिमान की टकराहट थी या अभिमान की टकराहट थी? क्योंकि आपके बारे में बीजेपी के लोग बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। जहां विचार की टकराहट, सुमित जी, जहां विचार की टकराहट होती है वहीं स्वाभिमान की भी टकराहट मानी जाती है। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी 50 से नीचे आ जाएगी, बीजेपी तो कह रही है कि हम 300 पार आएंगे। केशव मौर्य ने कहा, योगी जी ने कहा कि हम फिर 300 का आंकड़ा पार करेंगे। अब ठीक है ना, 10 मार्च को हमने समय दे दिया, 10 मार्च को आप हमसे पूछ लीजिएगा कि 50 का नीचे जाने के लिए आपने कहा था, और उस समय आंकड़ा वही आएगा जो मैंने कहा है। एक बात और उन्होंने इल्जाम लगाया केशव मौर्य ने, जैसे आज मैं आपसे खास बातचीत कर रहा हूं, कल केशव मौर्य हमारे कार्यक्रम में थे, उन्होंने एक बात और कही आप विपक्षी नेताओं के बारे में, सुनिए फिर मैं आपको रिएक्शन लेता हूं। क्या कहा केशव बाबू ने? ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सपा बसपा की बैसाखी पर 2004 से लेकर के 2014 तक केंद्र में सरकार चली है। यह सब आपस में एक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग लड़ने की जगह सब एक होकर के लड़ लें, तब भी कमल ही खिलेगा, तब भी भाजपा ही जीतेगी। सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं स्वामी जी, क्या आप बसपा में रह लिए,
आप भाजपा में रह लिए, अब आप सपा में आ गए हैं। अपने राजनीतिक करियर में 3 बड़ी पार्टियां आपने ज्वाइन कर ली। क्या ये वाकई में ऐसा है कि अंदर अंदर सब पार्टियां मिल जाती है मौका पड़ने पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी जनता पार्टी में साथ चले गए थे, कभी जनता दल में साथ चले गए थे। उस समय सपा भी थी, भाजपा भी थी और लोकदल भी था, भिन्न भिन्न पार्टियां थी। इसलिए राजनीतिक परिस्थितियां कभी कभी समीकरण बनाती हैं। तो भाजपा के लोग बड़े दूध के दुहे नहीं हैं। ये जनता दल में नहीं थे क्या? ये जनता पार्टी में नहीं थे क्या? ये गठबंधन नहीं करते क्या? इसलिए ऐसे बचकानी हरकतें करने वाले लोग अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देते हैं। और शायद अभी केशव जी की राजनीति मुश्किल से 8 साल भी नहीं हुआ, इसलिए वो बहुत ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जो निर्णय लोकतंत्र में जनता को देनी है, जनता पर छोड़ दीजिए। 10 मार्च के बाद उनकी भी आप जो आंकड़ा दिए हैं उसको भी ले लीजिएगा, हमारा भी आंकड़ा ले लीजिएगा, और जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है आप अपने आप तय कर दीजिएगा। वो तो 10 मार्च को दोपहर में 11-12 बजे सब तय हो जाएगा। स्वामी जी, हम और आप कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले? जनता जनार्दन है। लेकिन ये बताइए मुझे आप, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपके हिसाब से आपकी नई पार्टी यानी साइकिल समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत तो 203 पे हो जाता है। प्रदेश की जनता तय करेगी। पूर्ण बहुमत तो 202, 203 पे हो जाता है, यहीं पे रुक जाएंगे? हाँ, तो पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश 400 बोल रहे हैं, आप 202 बोल रहे हैं, 203 बोल रहे हैं, आधा का अंतर हो गया। हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। और आप क्या बनेंगे? सारी भविष्यवाणियां कर रही है, ये भी बता दीजिए। अब हर काम तो मुख्यमंत्री, जब सरकार बन जाती तो सब कुछ सर्वाधिकार मुख्यमंत्री के पास रहता है। किसको क्या बनाएगा वो उसका अपना विवेक, अपना विशेष अधिकार है। जहां जिसको जिस रूप में उचित समझेंगे वो वहां पर रखेंगे। पर अगर डिप्टी सीएम शिप की बात की जाए तो मन में ख्वाब है क्या उप मुख्यमंत्री बनने का? देखिए सुमित जी, मेरी 42 साल की राजनीति है, मैंने कभी महत्वाकांक्षा नहीं पाला। विचारों पर कभी हमला हुआ तो मैंने किसी को बख्शा भी नहीं। लेकिन मैंने न कभी विभाग मांगा, न पद मांगा, और साथ ही साथ मैंने राजनीति में कभी महत्वाकांक्षा भी नहीं पाला। मैं राजनीति जनता के लिए करता हूं और उसी प्रकार से आज भी जनता के लिए ही करता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भाषण दिया अपना वर्चुअल रैली में, उसमें नकली समाजवाद कहा। सुनिए प्रधानमंत्री को, फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। परिवारवादी नकली समाजवादी। मौर्य साहब। सुमित जी, पूरे प्रदेश के किसानों की फसल छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं, लाखों लाख की फसल खा जाते हैं, 6,000 रुपया देकर के सीना पीट रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जमीनी हकीकत अगर उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी को गांव जाना पड़े तो शायद योगी जी को बहुत पहले बर्खास्त कर दिए होते। इसलिए वो बड़े नेता हैं, दिल्ली रहते हैं, गांव की सड़कों पर और गांव के खेत खलिहान से जाने का कभी साप्ताह पड़ता नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि आज किसानों की फसल पूरी चौपट हो जाती है, खुला जानवर छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं, रात भर उसकी तकवही करते हैं, तब भी नहीं बचता है। साल में लाखों लाख की फसल खा गए। स्वामी जी, अगर जनता इतनी त्रस्त है यूपी की, तो आपके नेताओं को इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। वो तो भर्ती, चर्बी, गर्मी, इस तरह के आरोपों पे चले गए, चाहे जयंत हो चाहे अखिलेश हो। वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं? अरे सुमित जी, आप तो बहुत बात किसी की और कहते किसी पे हैं। अरे गर्मी की बात किया था श्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब इनकी बात आप चस्पा कर रहे हैं अखिलेश पर और जयंत पर, क्या बात है, क्या आपका सोच है? सुमित जी, ये 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर की सभा में कहा था कि मैं मुजफ्फरनगर, शामली और कैराना की लोगों की गर्मी उतार दूंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, ये गुंडे माफिया अपराधी मवाली की भाषा है। कोई मुख्यमंत्री कभी किसी को देख लेने की धमकी नहीं देगा, कभी किसी से निपट लेने की धमकी नहीं देगा, किसी गर्मी उतारने की धमकी नहीं देगा। मुख्यमंत्री सबका है, उसके लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, बल्कि सभी जाति, वर्ण और धर्म के लोग उसके हैं। और साथ ही साथ सबके साथ सद्भाव से बात करना चाहिए। रही बात धमकी देना, क्या जाहिर करता है? और हम कहते हैं आपसे कि गर्मी उतारने वालों की गर्मी 10 मार्च को अपने आप उतर जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप कैंपेन के बीच से जुड़े मेरे साथ, धन्यवाद और शुभकामनाएं इस चुनावों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने हुए राकेश त्रिपाठी भाजपा की तरफ से और आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, जो बड़े बड़े इल्जाम लगा के गए भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि ये पार्टी जो है दलितों और वंचितों का ख्याल नहीं करती है। राकेश जी जवाब देना चाहेंगे? सुमित जी, मैंने लंबी बातचीत सुनी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। मैं उम्मीद कर रहा था शायद एक सवाल आपसे छूट गया जो उनसे पूछे जाने की आवश्यकता थी कि बतौर श्रम मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने बहुत सारे आंकड़े इस पर रखे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोजगार सृजित नहीं हुए थे उतने पिछले 5 वर्ष में हुए हैं। अगर आपने सवाल पूछा होता तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ईमानदारी से इस बात का जिक्र करते, लेकिन उन्होंने जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार को लेकर के बात कही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आज इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इनकी पार्टी जिस नई पार्टी में शामिल हुए हैं, इस पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं आजम खान। आजम खान जी कहा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जहां लगती है और उसकी उंगली जिस तरफ होती है, समझ लीजिए कि वो सामने वाला प्लाट, ये प्लाट तो कब्जा हो ही गया, सामने वाला प्लाट भी मेरा है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहने वाले आज उनके दल में जाकर के क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज वो सम्मान बचा पाएंगे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कही गए अशोभनीय टिप्पणियों पर आज वो कोई माफी मंगवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी अराजकता का पर्याय है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से भूमाफियाओं का आतंक हुआ करता था, आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैसे जाकर के वहां डिफेंड कर पाएंगे? और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं, आशुतोष वर्मा जवाब देंगे, चेक करा लीजिए तमाम अखबारों की रिपोर्टिंग। सुमित जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो 5 साल तक चली है, और किसी भी सरकार का मकसद होता है माँ का सादा। माँ माने महंगाई, का माने कानून व्यवस्था, सा माने शिक्षा और दा माने दवा दवाई, मतलब अस्पताल और स्वास्थ्य की व्यवस्था। महंगाई की हालत देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी 740 करोड़ की थी वो आज 4,540 करोड़ की हो गई है। खुदरा महंगाई 6% और थोक महंगाई 14%। जो चाय वाला प्रधानमंत्री बन के आया था, 130 रुपए की चाय जो है 400 किलो में मिल रही है। 24 लाख करोड़ का टैक्स इन्होंने पेट्रोल डीजल में लिया और 100 रुपए डीजल का पेट्रोल दे रहे हैं और कह रहे हैं हमने काम किया है। ये है महंगाई। कहां से हमारा बात है? कानून व्यवस्था। आईपीएस ऑफिसर फरार है, भगोड़ा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, कानून की रक्षा करने वाली पुलिस ठाक ठाक की आवाज कर रही है। एक बच्ची की रेप होता है, रात के रात पुलिस के अंदर उसको टायर और पेट्रोल डाल के जला देते हैं। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। शिक्षा की हालात ये है कि जब यूपी पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत हो गई 1621, तो कहते हैं 3 मरे। उसके बाद अगर आप चाहे यूपी पीसीएल की बात कर ले, नीट की बात कर ले, आप चाहे एनडीए की बात कर ले, अध्यक्ष सेवा चयन की बात कर ले, लगातार सारे पेपर लीक हो गए हैं। और जो इनके शिक्षा मंत्री है, पहली शिक्षा मंत्री जो अनुप्रिया जायसवाल थी, वो मोजे, बस्ते और कॉपी के भ्रष्टाचार में हटाई गई। और दूसरे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने ही भाई को ईडब्ल्यूएस में शिक्षा में नौकरी दिलवा देते हैं, वो भ्रष्टाचारियों में। अब आता है दवाई। स्वास्थ्य में क्या हुआ? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को पूरे देश में आखिरी नंबर दिया। एक मिनट मेरी बात है, हेल्थ बजट जो है 3.4 से घटा के 2.26% कर दिया गया। कोरोना में आपने पहली बार देखा पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा समय दे दिया स्तर पे पहुंचा। गंगा में लास्ट कमेंट आपका, और ऑक्सीजन लास्ट हम सबके घर में कोई ना कोई मकसद को डिफाइन कर दिया कि हर जगह गड़बड़ी है। देने पड़ते होते। देखिए आशुतोष जी,
देखिए, उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से 5 भर्ती के आयोगों के अध्यक्षों को हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे अनिल यादव, क्यों हटाए गए? हर भर्ती इनकी भ्रष्टाचार से ग्रसित थी, हर भर्ती जातिवाद से ग्रसित थी। उत्तर प्रदेश में हमने आज 5 लाख जो सरकारी नौकरियां दी है वो बिना किसी भाई भतीजावाद के दी है, बिना किसी भ्रष्टाचार के दी है। मैं माफी चाहूंगा राकेश जी, आशुतोष जी, इतना ही वक्त था मेरे पास और वक्त नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पेशेंस के लिए भी और मेरे साथ बेयर करने के लिए भी कि आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।